डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को नई नियमावली लागू की गई, जिसके तहत जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर छात्रों के साथ कोई असमानता का ऐसा बर्ताव ना हो जो उनके करियर और दूसरी चीज़ों में बाधा बने, जो उनके जो उनका करियर है उसको लेकर सवाल खड़े ना करता हो, ऐसे कोई भी असमानता की स्थिति ना बने, इसको लेकर नियमावली बनाई गई। और इस पर पूरे देश में विवाद हो रहा है। ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रहा है, तो कई राजनीतिक दलों ने चुप्पी साधी हुई है। एक और कहा गया कि ये जो नियमावली है ये इसलिए लाई गई है ताकि इस तरह के भेदभाव की शिकायतों को जड़ से मिटाया जा सके। वहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों की ये शंका है कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसको लेकर भाजपा के अंदर ही स्वर उठने लगे हैं। कलराज मिश्र जैसे बड़ी शख्सियत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि ये जो संविधान की ओर से दिया गया समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है। यानी कि जो कोशिश यूजीसी कर रहा था उसके इतर देश भर में माहौल हो गया है। और ऐसा आमतौर पर देखा नहीं जाता कि भाजपा के अंदर ही विरोध के स्वर दिखाई दें। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के सामने आकर यह जरूर कहा कि जो भी शंका है उसका समाधान किया जाएगा, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर बार बार यह कहा जा रहा है कि ये जो नियमावली है इसकी क्योंकि एसओपी अभी स्पष्ट नहीं है, वो साफ तौर पर उन्हें आशंका में डाल रही है कि कहीं इस कानून का या फिर इस नई नियमावली का दुरुपयोग ना हो जाए और जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो बेवजह टारगेट ना हो जाए, उन्हें इस तरीके से कटघरे में खड़ा ना कर दिया जाए। ये विवाद जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, स्पष्टीकरण देने की स्थिति आ गई है, लेकिन अभी भी जो स्पष्टीकरण, जो बातें, जो आश्वासन दिया गया है उससे मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। और सोशल मीडिया पर उबाल के बाद अब सड़कों पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली में जो यूजीसी है उसके दफ्तर के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी के अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति जो है वो सरकार के लिए पसोपेश की हो गई है। तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे सबको संतुष्ट किया जा सके? क्या कोई ऐसा स्पष्टीकरण आएगा जो कम से कम इस मामले में तमाम शंकाओं का समाधान कर सके? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अगड़ा या पिछड़ा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये मामला अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और ये सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी बन गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये जो पूरा विषय है वो कहां पर है। शांत प्रकाश जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राव कुलदीप सिंह, शिक्षाविद, वो हमारे साथ। सुनील अस्ते, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, और आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य महाराज धर्माचार्य। इन सभी मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत सबसे पहले शांत प्रकाश जी के साथ करते हैं। शांत प्रकाश जी, ये आखिर जो इस समय मामला चल रहा है ये तूल पकड़ता जा रहा है और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी, क्योंकि अभी एसओपी स्पष्ट नहीं है, इस मामले में जो असंतोष का भाव है वो निरंतर बना हुआ है और बड़ी हैरानी के साथ भाजपा के अंदर भी इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में जो कुछ अनियमितताएं, उनको लेकर के ये जो अ, विधेयक बना, इसमें जो 2026 में ये जो बना है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव की टिप्पणियां करना, इस प्रकार की शिकायतें आमतौर पर ये ध्यान में आती थी जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं उनके साथ में। उसके लिए पहले ही एक SC ST एक्ट बना हुआ है, उसके उसमें ये शिकायतें दर्ज भी होती थी, काफी बड़ी तादाद में शिकायतें दर्ज भी हुई। अभी इस पर जब ये रोहित वेमुला का जो मामला हुआ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की बात जब कही, उसके बाद ये इस पर ये निर्णय लिया गया है। और कुछ बिंदु, आमतौर पर तो सभी विषय वही हैं जो SC ST एट्रोसिटी में उनको संरक्षण देते हैं, बस इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो लगभग देश का 85% वर्ग
जो कहीं ना कहीं जो है SC ST और OBC के उसमें आता है, उनको संरक्षण देना, ताकि किसी प्रकार के कोई अ, अनैतिक टीका टिप्पणियां करना या किसी प्रकार से उनको बेइज्जत करना, इस प्रकार की जो कुछ घटना कभी कभी कभार जो होती थी, वो खत्म हो, भेदभाव की जो विषय हैं वो खत्म हो। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिजर्वेशन इनके लिए बढ़ाया जा रहा है, सारा सिस्टम वैसे ही रहने वाला है। और केवल उनको सुरक्षा का एक माहौल मिले। और जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा, तो जो सामाजिक समरसता और समता की जो बात है वो परिपूर्ण होगी। इसमें ये भी बातें आ रही हैं कि इन लोगों को संरक्षण देने की बात उठाई क्यों जा रही है। तो राजनीतिक मतभेद जैसी कुछ विपक्ष द्वारा जो व्यवस्थाएं, इस प्रकार की मांगे, इस प्रकार के बिंदु उनके द्वारा उठाए जाते हैं, जिस कारण से राजनीति छात्रों के बीच में आ जाती है, और वहां इस प्रकार की टिप्पणियां करना हम लोग जो है आमतौर पर देखते हैं। तो हम्म। उन सब चीजों पे भी कंट्रोल हो, और एक दूसरे को समान और सम्मान भाव के साथ में हम देखें, इसलिए ये जो है ये नियम बनाया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला है। जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। उनकी मांग जो है वो भी जायज है। अगर उसमें सरकार को महसूस हो कि उसमें कुछ सुधार करके उनकी मांगों को भी माना जाए, तो मैं ये भी चाहूंगा कि वो भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सूरत में किसी के साथ में भी अन्याय ना हो। हमें सभी छात्रों को ध्यान में रख करके, फिलहाल जो ये जो विधेयक बना है, जो संशोधित हुआ है, ये इसी आधार पर हुआ है। और जैसा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, इस चीज पर भरोसा रखें। हम्म। और किसी भी सूरत में किसी को भी परेशानी नहीं होगी, मैं ये मान करके चलता हूँ इस ये विधेयक से। आपने दो बातें कही, इसमें मैं जानना चाह रहा हूं। आपने सामाजिक समरसता का भाव बढ़ाने के लिए इस कदम की बात की, लेकिन एक वर्ग को, जनरल वर्ग को सदैव संदेह के घेरे में रख लेने की प्रवृत्ति, मतलब वो तो परमानेंट ही संदेह के घेरे में आ गया ना, क्योंकि SC ST OBC उनके साथ गलत कोई कर रहा है तो उसमें उसमें शामिल कौन है, उसके उसके घेरे में कौन आया, वो जनरल आ गया। तो क्या ये पूर्वाग्रह की स्थिति नहीं है एक? और उनकी शंका है कि कॉलेज के अंदर इस तरह की नियमावली लाकर आप जिस तरीके से उनके लिए ये कानून किसी भी तरीके से इसका दुरुपयोग नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो क्योंकि सवाल तो आपकी पार्टी के भीतर उठ रहे हैं। कलराज मिश्र कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, मंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये तो समानता के सिद्धांत के ही विपरीत है मामला। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, वैसे तो समानता के विपरीत तो मैं इसे नहीं कहूंगा कि ये समानता के विपरीत है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ घटनाक्रम तो होते हैं, और उसी के कारण से इस पर ये विषय उठाया गया है। SC और ST का मैटर तो पहले से हम्म। ही कंसिडरेशन में था। इसमें केवल OBC शामिल हुआ है। हम्म। अदरवाइज SC ST को तो ये फैसिलिटी पहले से हम्म। ही प्रोवाइडेड थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि शेड्यूल हम्म। ट्राइब के लिए कोई विशेष वो ये प्रावधान हुआ। मगर इसमें OBC को हम्म। लेकर के अ, जिस तरीके से SC ST को संरक्षण मिला था, अब OBC को भी संरक्षण मिलेगा। और रही बात जो सामान्य वर्ग के जो हमारे हम्म। जो छात्र हैं, उनके लिए भी मैं सामान्य वर्ग समझता का संरक्षण कहा गया सर? है कि, हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो सामान्य वर्ग के छात्रों का संरक्षण कैसे? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनके जो अनुसूचित, वो जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, पहले भी उनके खिलाफ ऐसा नहीं था। पहले क्या हो रहा था कि जहां पर जो शिकायतें जो हैं गलत पाई जाती थी, तो या फिर सेटलमेंट होता था आपस में। ऐसा नहीं कि आज कोई शिकायत हो रही है और उसके बाद में आपसे समझौता नहीं हो रहा, समझौते के बाद में स्थितियां भ्रामक हो जाती थी, परेशानी वाली स्थितियां पैदा होती थी। अब यहाँ पर जो है, अगर कोई शिकायत हुई किसी मामले पर, तो यहाँ पर समझौता हो करके
मामला जो है वो नॉर्मल करने के व्यवस्था रहेगी। पहले जो शिकायत वापस ले रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसलिए यहाँ पर हम्म दोनों पक्षों में समझौता होना, और समझौते के बाद में, क्यों, आखिर हम हैं तो इंसान ही ना, एक दूसरे को गला काटने से नहीं। हम्म अगर कहीं शिकायत हुई है तो समझौता हम्म करना, और आगे भविष्य में इस प्रकार की चीजें ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम्म राजनीति से मैं नहीं समझता कि इस हम्म विषय को जो है और ज्यादा बिगाड़ना चाहिए। जो हमारे जो सामान्य वर्ग के जो हम्म छात्र हैं, इस चीज को समझें कि दूसरे पक्ष को अगर कहीं कोई परेशानी का विषय वो होता है, एक जाति सूचक और इस प्रकार की घटनाएं जो है आमतौर पर होती है, मगर यदि किसी ने शिकायत करी तो दोनों में समझौता भी होता है। तो समझौता होने की स्थिति में जैसे हम्म शिकायत करी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो समझौता होने की गुंजाइश खत्म होगी। तो उससे क्या है कि आपस में हम्म तनाव ज्यादा पैदा होता है। इसमें उनको ये सुविधा मिली हम्म कि अगर शिकायत वापस ली जाती है, या वो जाहिर सी बात है, जब पीछे हटेगा दूसरा पक्ष तो यही कहा जाएगा कि ये शिकायत झूठी थी। तो ऐसे में हम्म आपस में समन्वय बनाने के लिए ये चीज ध्यान में, क्योंकि आपस में तभी तो सहूलियत मिलेगी। दोनों पक्षों के जो लोग बैठ करके उसमें वो कंप्रोमाइज कराएंगे, तभी तो सौहार्द बनेगा। अगर हम एक पक्ष को, एक ने ठीक गलत है। किया है तो उसको ओके। सजा दें, और हम्म अगर वो अपनी गलती को मान लेता है या वो हम्म सेटलमेंट कर देता है तो इसको सजा दें, ऐसे मुश्किल होगा। तो यह मैं मान करके ठीक है। चलता हूं कि ओके। ये जो नियम जो अभी बना है, ये दोनों पक्षों के लिए सहूलियत का है। और हर हालत में जो है ये जो परेशानी काफी लंबा समय से देश हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान जिस दंश को झेल रहे हैं, उनको निजात मिलेगी इसकी। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, राव कुलदीप सिंह जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, वो बेहतर तरीके से कैंपस की परिस्थिति को भी जानते होंगे। राव साहब, एक सवाल तो ये कि जिस समस्या के समाधान के लिए यूजीसी ये गाइडलाइन लेकर आया है, क्या वाकई ये नियमावली उसका स्थायी समाधान करने की दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर ये समाधान ऐसा ड्यू प्रोसेस को खत्म कर देने जैसी बात तो नहीं है? मुझे लिस्ट को एक तो मैं मुझे इस बात से आपत्ति है कि आप बार बार आप दोनों ही सामान्य सामान्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अनारक्षित वर्ग के लिए आप तो बाकी सब असामान्य है क्या? तो जो शब्द है नहीं नहीं, वो जनरल कैटेगरी, अनारक्षित, ठीक है, आप बोलें। और उसको सामान्य हम्म बोलने के कारण बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती है। और आरक्षण अगर भारत में दिया गया था तो ये इसकी समाज की हमारी अपनी वास्तविकताएं हैं जिनके कारण दिया गया, और उसके बहुत से लोगों को असंतोष है, बहुत से लोगों को कुछ भरमाया भी गया है। लेकिन अभी भी उसकी आवश्यकता है, समाज में बराबरी नहीं आई है और भेदभाव नहीं होता। हम्म अगर ऐसा कोई भी गारंटी लेके कह दे कि हाँ नहीं होता, अरे आप हम्म जाति का छोड़िएगा, अमीरी गरीबी का होता है, क्षेत्र विशेष का होता है सब संस्थानों में। अब ये तो 1912 का, हम्म ये 2012 से ही बना हुआ था ना, वो पहले वाला रेगुलेशन चल ही रहा था। हम्म उसके बाद रोहित वेमुला वाले का हम्म केस में कितनी राजनीति की गई, कितना प्रोपेगंडा किया गया हम्म 2016 में। अब वेमुला जी की माताजी और वो पायल जी की माताजी ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि भाई इसके ऊपर कुछ काम किया हम्म जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 12 का जो एक्ट बनाया था वो रेगुलेशन अगर उस पर पालन होता तो हमारे हम्म बेटे या बेटी की जान नहीं जाती। हम्म तो नया ड्राफ्ट बना, हम्म ड्राफ्ट पब्लिश हुआ फरवरी 2025 में, पब्लिक डोमेन में था, लोगों ने देखा, पढ़ा, उस पे अपने विचार रखे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हाँ ठीक है अब आप इसको लागू कीजिए। तो वो लागू किया गया। अब इसमें से ये बात ढूंढ के कि भाई इसका ऐसा, ये आपको सीए का आंदोलन भी याद कीजिए, सीए में मुस्लिमों की जी। नागरिकता समाप्त करने का कहीं जिक्र ही नहीं था, लेकिन सारा आंदोलन इस बात पे हम्म था, खड़ा किया गया था इस झूठे नैरेटिव पे कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करेगा। इसी तरीके से इसमें भी वही बात की जा रही है। और जो
सार्वजनिक पदों पे बैठे हुए, शासन में मजिस्ट्रेट जैसे पद पे बैठे हुए लोगों की टिप्पणियां ऐसी आती है कि अब उनसे समझ सकते हैं कि वो अपने दैनिक कार्य व्यवहार में किस तरह का न्याय करते होंगे। तो आवश्यकता बिल्कुल है। हम्म। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि संस्थानों में कोई भी भेदभाव नहीं होता, हर तरह का भेदभाव होता। इस अगर प्रावधान में इसमें एक चीज जो मुझे अखरने वाली है वो ये है कि इसमें से झूठी शिकायत के खिलाफ कार्रवाई का जो क्लॉज हटाने की बात है, अगर ये सत्य है तो ये बिल्कुल भी नहीं स्वीकार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा दूध दूल्हा नहीं है कि किसी जाति विशेष पे ठप्पा नहीं लगा कि ये तो सच ही बोलेगा और ये झूठ बोलते हैं। ये बनी बनाई मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी कभी की। हम बहुत आगे जा चुके हैं, सभी ये जाति वर्गों के लोगों जी ने सब तरह की चीजें सिद्ध कर दी है। अरब के घोड़े मशहूर है पर वहां भी ठीक है गधे पाए कुलदीप जाते जी। हैं। जी कुलदीप जी, इसमें एक सवाल है। देखिए, आपने जो बात कही, ये जो जो अनारक्षित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी शंका पर ज्यादा बात है। उसकी एक शंका तो ये है कि उसे पीड़ित नहीं माना जा रहा है किसी भी रूप में, वो आरोपी ही माना जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है इस नई नियमावली के बाद। और जो दूसरी बात है जिसका जिक्र हो रहा है, इस पर स्पष्टीकरण अभी आया नहीं है कि झूठी शिकायत पर किसी तरह की पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा। अब सरकार कह रही है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक एसओपी आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं कि उसे आरोपी ही माना जाएगा, वो किसी भी तरीके से विक्टिम नहीं हो सकता है, तो क्या उनकी ये शंकाएं जो हैं, इसका समाधान सरकार को करना चाहिए, यूजीसी को करना चाहिए? वरुण जी, जो ये एक्ट बना है ये किन के लिए बना है? पहले से भी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों को आरक्षण था और आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को या आरक्षण के माध्यम से आए हुए लोक सेवकों को किसी न किसी तरह का भेदभाव का सामना कार्यस्थल पर ना करना पड़े, उसकी रोकथाम के लिए वो पहले वाला रेगुलेशन था, अभी भी था। उसके बाद चूंकि ओबीसी का भी रिजर्वेशन काफी समय से लागू है, शिक्षण संस्थानों में भी लागू है, तो उसको भी उसमें शामिल किया। ये सवाल किसी माने जो इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, कोटे वाले पंडित जी और कोटे वाले ठाकुर साहब भी विकलांग भी शामिल है, शामिल है। किसी जाति का ही थोड़े है। तो जो भी आरक्षित वर्ग का है, किसी को भी जो भी आरक्षण पाके अगर आया है और उसके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो उसको देखने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। तो कहाँ है इसमें कि उनको टारगेट किया जाएगा? तो और दूसरी बात यह है कि वो मैं पहले ही आपसे जाहिर कर चुका वो हूं ये भी कि कह रहे यदि हैं कि जो जो इक्विटी इक्विटी कमेटी जो बन रही है उसमें भी कोई जो है उस वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा, इसको लेकर भी इस तरह की भी सवाल वो उठा रहे हैं। नहीं, मैंने जो अभी पढ़ा है उसमें जो कमेटी बनेगी उसमें 5 जो सदस्य होंगे उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा पहले। फिर 10 की जो कमेटी होगी उसमें 5 आरक्षित वर्गों के, उसमें विकलांग भी है, महिला भी है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी भी है, और ये सब भी इस समाज के अंग हैं। आप सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग जनों के साथ कितना होता। मैं आप अगर मुझे थोड़ा समय दे, दिव्यांग अब्दुल है, कलाम ईडब्ल्यूएस है जी। स्कूल में तो उस समय लोग अपने सिर पे अपने जाति धर्म के अनुसार सिर पे टोपी इत्यादि लगाते थे, तो वो टोपी लगा के आगे की पंक्ति में बैठे थे। और एक नया अध्यापक वहां पर आया था तो उसने कहा, अरे तू यहाँ कहाँ बैठा, पीछे जा। और उस गांव में रामेश्वरम में सौभाग्य से उनके पिताजी जो उसमें मस्जिद में थे मुअज्जिम, और उनके वो इमाम वहाँ के पंडित जी और चर्च के फादर रोज हफ्ते में एक बार जरूर साथ में मिलते थे, ऐसी व्यवस्था थी। और वहां जब उन्होंने बताया तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उस टीचर ने भी माना कि मैं जहां से आया था वहां चूंकि अलग अलग बिठाते थे इसलिए मैंने ऐसा किया। आप सोचिए अगर इस भेदभाव से अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व को हम खो देते, इतनी इतनी चीजों की आशंका रहती है। तो इसलिए इक्विटी के लिए यदि सोच रही है सरकार और ये एक्ट लाई है तो इसका सराहना की जानी चाहिए और इसके पालन में ध्यान रखा जाना ठीक चाहिए। है। हम सब कोई ऐसे नहीं है कि हमें कोई ठीक है। हाँक के भेड़ों की तरह अब ले जाएगा। तो अगर कोई ऐसे कैसे गलत कर देगा? आज के समय में ठीक है। मीडिया है, सोशल मीडिया है, मिनटों में चीजें वायरल हो जाती है। कैसे हम कह सकते हैं कि किसी को इसमें टारगेट किया जाएगा?
और कुछ मूर्ख लोग यहाँ तक कहते हैं अब बेटियों को टारगेट किया जाएगा। मतलब कितनी उनकी निहायत गंदी सोच है। तो मैंने उनके ठीक है, चिंतन में ये ओके। चीजें आई, यही फिक्र आई। और वो जो बड़े आजकल भागवत बाजने लगे, वो जब पहले संचालन करते थे तो महिला कवित्रियों से किस अभद्रता से खुलेआम बात करते थे, वो आज बड़े मतलब एक सिर्फ एक ठप्पा पाके वो शरीफ हो गए, उनकी बात सब चीजें सही होगी। और बाकी सबका पहले से ही मन में चोर है ठीक है, कि हमें ही टारगेट करेंगे। उस रेगुलेशन में ऐसा कहीं भी ओके। कुछ भी नहीं है कि अनारक्षित वर्ग के किसी छात्र छात्रा को अनावश्यक रूप से टारगेट करने की कोई शंका भी जन्म लेती हो। पर चूंकि ठीक हमारे यहाँ ठीक पे है, ओके। महिलाओं के हितों के लिए जो 498 ए बना वो, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बना वो, उसके दुरुपयोग के मामले बहुत हुए हैं। और उससे ये आशंका ठीक। अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों में जन्मी है, निश्चित बात है। उसका समाधान भी होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति करके जो पूरे, जब देखो जब किसी भी बात पे पूरे देश में एक उबाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, कोई भी मुद्दा मिले किसी भी चीज ठीक से है, कर दो, ओके। क्योंकि और कुछ कर नहीं पा रहे, अनारकी पैदा करने की कोशिशें है ये। अरे ठीक मुद्दे में कुछ दम तो हो भाई, तर्क तो करो। भड़का दिया विद्यार्थियों को। ठीक है कुलदीप वो जी, जा मैं लौटता हूँ आपके पास। आपने विस्तार से अपनी बात की, मैं आपके पास लौटता हूँ। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य महाराज धर्माचार्य वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आप लोग, मैंने देखा पिछले काफी समय से अभियान चल रहे हैं, सामाजिक समरसता, जाति तोड़ो, सब एक साथ आए नजर। इस नियमावली को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। जैसे अभी आपने सुना, जो हमारे साथ बैठे गेस्ट हैं, प्रतिनिधि हैं, वो बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भ्रामक प्रचार करके देश में उबाल लाए जाने की कोशिश हो रही है। वहां धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर ये बातें कितनी सटीक हैं, जो कार्य क्षेत्र की बात होती है, जब यूनिवर्सिटीज की बात होती है, और फिर क्या इस नियम से वाकई विभाजन बढ़ने जैसी स्थिति दिखती है आपको? देखिए वरुण जी, आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आज उठाया है। इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता है। हमारे साथ में बैठे हुए बहुत सारे अच्छे बड़े लोग हैं, मुझे लगता है, लेकिन ये सुपरफिशियल ज्ञान लेकर आए हैं। अभी हमारे जो साथ में प्रोफेसर साहब बैठे, मैं इनको प्रोफेसर तो बाद में कहूंगा, मैं कहूंगा मास्टर जी वाली बात कर रहे थे। मास्टर जी है, मास्टर जी से आगे नहीं है। अगर इन्होंने एक्ट पूरा पढ़ा होता, मुझे नहीं लगता इन्होंने एक्ट पढ़ा है, इन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। एक्ट के अंदर इस प्रकार से घेर घोट के बात की गई है। ऑब्जेक्टिव में तो लिख दिया कि औरतों के लिए भी है, विकलांगों के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। लेकिन अगर मास्टर जी, अगर आप पढ़ लेते ना, आगे आगे पढ़ लेते, क्लॉज के अंदर कहीं ईडब्ल्यूएस का नाम नहीं है। ये सरकार ने जिस प्रकार से एक कार्य किया है, केवल शोषा दिखा दिया एडवर्टीजमेंट करते हुए। बाद में बोल दीजिएगा, सुन लीजिए बैठ के, मैं बहुत देर सुन रहा हूं आपको। मैंने आपका सम्मान किया, लेकिन यह जिस प्रकार से आप अवसाद से ग्रसित है मुझे दिखाई दे रहा है। सुन लीजिए शांति से। आप स्कूल में पढ़ने आता है बच्चा, नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी बात रखेंगे, किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। आपने पंडित पंडित शब्द यूज किया था, तो मैं बोल रहा हूँ मास्टर जी, दिक्कत क्या आपको? सुन लीजिए साफ 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 बैठ के। मुझे एक बात बताइए, यहाँ बैठकर अच्छा, अपनी अपनी बात रखेंगे प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बहुत ज्वलंत विषय पर बात कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। अपना अपना जो समय है उसमें आप अपना पॉइंट रखिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। विष्णु तिवारी जी का, विष्णु तिवारी का लड़का था, विष्णु यूपी का छात्र था विष्णु तिवारी, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा और 20 साल वो जेल में रहा। उस 20 साल के बाद जब केस फाइनल हुआ तो कहा गया कि झूठा आरोप था। उस लड़के की जिंदगी खराब हो गई। झूठा आरोप लगाया गया था जाति प्रथा के नाम पर। रोहित, जिसका नाम था विष्णु तिवारी, सुन लीजिए पंडित जी महाराज, जो मास्टर जी बैठे, विष्णु तिवारी यूपी का केस था, 20 साल जेल में रहा वो। उसके बाद उस पर कोई निर्णय नहीं। अगला आदमी बोल दिया कि भैया ये तो केस झूठा था, हमने गलती से कह दिया। उसके बाद जिंदगी खराब हो गई उसकी। जिस आदमी के ऊपर क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी आती? इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। मुझे बताइए, क्या उनके ऊपर कहां जाए? सामान्य वर्ग कहां जाए भाई? सामान्य वर्ग कहां जाके अपनी छाती पीटे? स्कूल कॉलेज जो है वो एक शिक्षक संस्थान है, लोगों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहां भी आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से उस जो एक्ट है, एक्ट के अंदर जो प्रोविजन ऑब्जेक्टिव डाले गए, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे डाले गए कि सामान्य वर्ग भी उसमें रहेगा, ईडब्ल्यूएस भी वर्ग भी उसमें रहेगा। लेकिन क्लॉज जो 7 पॉइंट है उसको आप पढ़ेंगे तो उस क्लॉज के अंदर कहीं भी
जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए या सामान्य वर्ग के लिए कोई निर्णय नहीं दिया गया है कि वो भी अपनी बात रख सकता है, उसकी बात रखने का कोई स्थान नहीं दिया गया है। यानी कानून के मुताबिक जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, उसका कोई केस दर्ज नहीं होगा। वही 20 साल बाद पता चलेगा कि ये झूठा था और वो उनके मतलब नहीं। अब मुझे बताइए, झूठा केस करने वाले के लिए क्या कोई लॉ नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर पूरी तरह से उसके ऊपर भी जिंदगी खराब जिसकी कर रहे हो, उसके आप पुलिस बीच में ला रहे हो, आप पुलिस बीच में लाने के 15 दिन में तो पुलिस बीच में ला दी जाएगी। क्या करना चाह रहे हैं आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? मंडल इस देश में आ चुका, जाति विभाजन हो चुका। मुझे बताइए, सबको ही कर रहे हैं तो सबके लिए कर देते ना भाई, हर एक व्यक्ति के लिए है। कोई भी किसी को जाति सूचक शब्द का ना उच्चारण करे। मुझे बताइए, मायावती के दौर में लगातार एक ही, मैं जो आपके समझ लाइन रखा हूं वो लगातार कॉलेजों के अंदर सुअर को, मुझे बताइए जनेऊ, विक्रमादित्य जी ये एक नहीं, लेकिन अभी तो कुलदीप जी ने कहा कि अगर इसके अंदर झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है तो वो गलत है, वो तो खुद ही मान रहे हैं इस बात को। नहीं तो फिर ऐसा लॉ बनाने की जरूरत क्या थी? ऐसा लॉ बनाने की जरूरत क्या थी बीजेपी को, जो बीजेपी जब बना के बैठ गई है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो बैठे लोग, नेता लोग बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं था कि आपने ओबीसी को डाल दिया, यानी सामान्य वर्ग जो उसको बाहर निकाल दिया? उसका कोई देश में है ही नहीं औचित्य, क्या देश छोड़ के चले जाए? मैं बताता हूँ वरुण जी, आप एक बार बताइए। मैं इसको 50 साल का हूँ, मंदिर भी देखता हूँ, मेरे आश्रम, दिल्ली में आश्रम है, मैंने 50 सालों, मेरे पिता ने, उनकी आयु टोटल में आके 80 साल हो जाती है, 80 साल के अंदर किसी भी एससी वर्ग का अपमान नहीं किया, सबको बिठा के खाना खिलाया। मुझे बताइए, 50 साल के अंदर आजादी को मिले हुए करीब 78 साल हो चुके हैं। 78 साल में आर्टिकल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 15वां आर्टिकल है इक्वालिटी, अगर वो हम नहीं ला पाए तो राजनेताओं की गलती है। और राजनेता ये प्रोविजंस लाकर जबरदस्ती इस देश के अंदर असमानता लाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समानता लानी चाहिए, कब लाएंगे? 80 साल तक आजादी के अंदाजा लगभग आप समानता नहीं ला पाए, और उसके बाद लगे हुए हैं कि आज से 1000 साल पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और ऐसा कहीं नहीं होने दिया जाएगा, मतलब वो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। तो फिर क्या हमें एसओपी का इंतजार करना चाहिए? अभी आधा मिनट और दीजिएगा। मैं कह रहा हूं, यहाँ बैठे हुए 3 लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं, आपके सामने एक भी केस आया कि जिसके अंदर किसी भी एससी वर्ग के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया? कपोल कल्पित बातें मत कीजिएगा। और कहां है उसकी एफआईआर? बता दीजिए। नहीं किया गया भाई, नहीं कर रहा है कोई आदमी। एक आपको इक्का दुक्का केस होता है, और पूरी यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज, हजारों यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 376 केस आए। जो रिजल्ट देख लीजिए, कितना % रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को देखकर कौन नहीं कर रहा है आत्महत्या? आप जाके रिजल्ट देखिए, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं भाई। सामान्य वर्ग आत्महत्या करना, व्यक्ति मानसिक तौर पे एक एंजाइटी का शिकार है। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखें, मैं डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल चलाता हूं, एंजाइटी डिसऑर्डर का दिक्कत है, केवल उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं, उसको हर तरह से ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और उसको इलाज करने के बजाय आप इस प्रकार के प्रोविजन लाके समाज को काटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, समाज में जिस प्रकार का दुराग्रह उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए ना, अपनी जात हटाइए। मैं कह रहा हूँ, सरकार ने सबसे गलती कर रखी है। मैं सामने आज, मेरा नाम, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विक्रमादित्य शर्मा नहीं लिखता, मैं केवल विक्रमादित्य लिखता हूँ। अपनी जात को बताने की जरूरत क्या है? यहाँ बैठे हुए लोग सब अपनी जात ला के बैठे हुए, क्यों? समानता क्यों नहीं लाना चाहते भाई? चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं एक बार सुनील अस्ते जी के पास चलता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, एक एक करके सब अपनी बात रखेंगे। बस पॉइंट जो है वो आना चाहिए। सुनील अस्ते जी, ये जैसा अभी जिक्र हो रहा है कि क्योंकि अदालत ने कहा गाइडलाइंस बननी चाहिए, सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन कुछ नियमों को लेकर जो शंकाएं हैं, आपको लगता है कि उन शंकाओं का जो निराकरण है, उनका समाधान जो है, वो शंका जो है वो दूर भी करनी चाहिए ताकि इस तरह का विवाद ना हो? देखिए, सभी जो छात्र है हमारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के सभी छात्र होना चाहिए, उनको सम्मान होना चाहिए। मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत के अंदर वर्षों से यहाँ का जो ओबीसी SC ST की जो समुदाय के जो छात्र है, उनको जातिगत प्रताड़ना दी गई है। उसका एक ताजा उदाहरण है रोहित वेमुला और पायल तड़वी। अगर रोहित वेमुला के समय पर अगर ये एक्ट लागू होता तो उस प्रकार की समस्या नहीं होती। और ये हमारे जो शिक्षाविद है कुलदीप सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये सब चीजें हुई है। अब जब ये सिर्फ भ्रांति फैला रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के भिंड के अंदर भी ये यूजीसी के विरोध में गए, तो ये मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई कि भाई कलेक्टर का उन्होंने वही तोड़ दिया। और ये धर्माचार्य कहते हैं
इनके जो गुरु हैं वो जो कहते हैं कि भाई कि यूजीसी में भारत में समानता, कोई ओबीसी नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, तो फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का स्पष्ट है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने स्पष्ट कहा है कि भाई हम यूजीसी का जो एक्ट लाए हैं इसको समर्थन करते हैं, और अगर ये एक्ट जमीन पर वाकई में लागू हो गया तो ना कोई रोहित वेमुला होगा, ना कोई पायल तड़वी होगी, और जो प्रोफेसर्स हैं जिनको जातिगत भावना के टारगेट करते हुए उनको अच्छे कॉलेज नहीं दिए जाते हैं, उनको वहां पर जब पीएचडी होते उसमें नंबर कम होते हैं, तो इससे ये सब चीजें बराबरी होगी। दूसरी बात कि विरोध कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर मतलब जो सवर्ण समाज है उसका वो किया गया है, तो ईडब्ल्यूएस भी शामिल है इसके अंदर, ईडब्ल्यूएस भी शामिल है हम्म। इसके अंदर, उसमें नहीं नहीं, उसमें इसमें भी एक कहा बात गया और है कि ना, जैसे आपने आपने रोहित वेमुला का आपने रोहित वेमुला का जिक्र किया, उसी 2016 में लखनऊ में भी एक इंजीनियरिंग के छात्र थे लवकेश मिश्रा, उन्होंने भी सुसाइड किया था आरोप लगाते हुए अपने ऊपर एचओडी पर। लेकिन क्या है कि बात यह है कि अगर अगर जो ये जिन्हें आप सवर्ण कह रहे हैं, वो अनारक्षित कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी शंकाएं हैं कि हम पर झूठा केस हो सकता है। जैसे अभी ये क्लियरिटी नहीं आई है कि अगर शिकायत झूठी है तो उसे कोई सजा का प्रावधान होगा या नहीं होगा। तो इन शंकाओं को दूर करना तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप मानते हैं या नहीं मानते? ये उसके अंदर किंतु परंतु कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो एक्ट है ये पूरे प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है स्टेट की, वहां पर भी लागू हो। हम इसकी मांग कर रहे हैं सरकार से, और आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर 45 नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी, मैं 45। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, झूठी शिकायत पर कोई सजा ना हो, क्या ऐसी बात होनी चाहिए या नहीं? या झूठी शिकायत पर कोई सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे बताइए आज तक कोई झूठी शिकायत की है एससी एसटी ओबीसी के बच्चों ने? अगर अरे मैं ये आपसे ये रोहित पूछ वेमुला रहा अगर हूँ, नहीं मरता। नहीं नहीं, एनसीआर मैं आपसे ये क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने झूठी शिकायत की है, तो उसको लेकर क्या यूनिवर्सिटी के पास कोई अधिकार होना चाहिए जिसने झूठी शिकायत की है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखिए, झूठी शिकायत पे बाकायदा एक्शन होता है। वहाँ के जो कुलपति है उसके निर्देशन में 2 कमेटियां बनेगी, ठीक है? तो उसमें उनको स्वयंभू हम्म। अधिकार है। लेकिन आप ये सिर्फ इस बात को इशू बना के आप हम्म। चीज कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जातिगत भावना को कर रहे हैं ना, कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को उनकी जो अरे भाई, जो बस शिकायत। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है। नहीं नहीं, आप मैंने तो आपसे एक प्रश्न पूछा है, आप उसमें भी अगर मेरा प्रश्न वो इस आशंका को लेकर है। आप अगर अगर कुलदीप जी भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो ये ठीक नहीं है, वो भी कह रहे हैं, तो वही मैंने आपसे पूछा है। धर्माचार्य जो है इनको सबको बताओ कि उसके अंदर सारे प्रावधान है, पहले बिल को अच्छे से पढ़े, स्टडी करें, फिर यहाँ पे चैनल पर डिबेट करें। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो गंभीर सवाल उठ गए हैं, शांत प्रकाश जी, अभी ये जो कुछ इसमें शंकाएं हैं जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, वो जो इक्वालिटी कमेटी बनेगी उसमें किस किस का प्रतिनिधित्व है? झूठी शिकायत हो गई तो क्या उस झूठी शिकायत पर जिसने शिकायत की है उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? ये बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के आपकी पार्टी के भीतर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें समझाने का आप कब प्रयास करेंगे? आप तो लगभग लगभग जो भी चीज़ें आती हैं उसको लेकर अभियान चलाते रहे हैं देश भर में जब से सरकार बनी है। चाहे आप कहीं कोई नई पॉलिसी लेकर आए, कोई नियम कायदे लेकर आए, आपकी पार्टी अभियान चलाती रही है। तो फिर ऐसा कोई अभियान आप चलाकर कि ये जो सारी आशंकाएं हैं ये निर्मूल साबित हों, ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है ये दूर हो जाए, तो ऐसा कुछ शुरू करेंगे? अपनी पार्टी के उन नेताओं को समझाएंगे जो ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या करेंगे ये बताएं। देखिए वरुण जी, अ, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, केवल राजनीति हो रही है। और इसको मैं इस तरीके से मानता हूँ, सबसे पहले तो एससी और जो एससी एसटी जो है, इनके ऊपर अगर मतभेद के अगर विषय की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों की शिकायतें उनके खिलाफ ज्यादा है। ये ओबीसी जो है ना, शेड्यूल टाइप के साथ में मतभेद नहीं करते, ऐसा नहीं है, बहुत करते हैं और बहुत शिकायतें हैं। तो इसमें अब वो ओबीसी उसी उसी पोर्शन में आ गए हैं, शिकायत करने वाले पीड़ित वाले पोर्शन में आ गए। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये जो एक्ट है
इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर ओबीसी के किसी व्यक्ति छात्र ने शेड्यूल कास्ट के साथ में गलत बोला, या किसी शेड्यूल कास्ट ने ओबीसी को या जनरल को, जैसा कि आमतौर पर भाषाओं में, अभी मैं इसी चैनल पर अभी डिबेट में ही मैं देख रहा हूं कि पंडितों के लिए भी कुछ कहा जा रहा है, और ठीक है, ये इस प्रकार की एक चली आ रही है परंपरा से। तो यहाँ पर उनके खिलाफ भी तो शिकायत करने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ भी तो एक्शन लेने की जरूरत है। केवल एक पक्ष जो है किसी के खिलाफ रहेगा, केवल 15% ही पूरे देश में या पूरी यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट है, ये मुझे लगता है कि इसको बहुत आनंद फानंद में इसके ऊपर राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। इसमें इस एक्ट में तो सभी एक नहीं, दूसरे शांत को, प्रकाश जी, आपने आपने दो बार ये आपने दो बार इस बात को दोहराया कि इस पर राजनीति हो रही है। मुझे बताएं, इस पर राजनीति कर कौन रहा है? कांग्रेस बिल्कुल चुप है, एसपी चुप है, आरजेडी चुप है। राजनीति कौन कर रहा है? आपकी पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आपने तो एक सामान्य बात कह दी, इस पर राजनीति हो रही है। मुझे उस पार्टी का, उस नेता का नाम बताएं जो इस पर राजनीति कर रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस पर जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं उसको मैं राजनीति से प्रेरित मानता हूं, क्योंकि इसमें इस एक्ट में कहीं ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि किसी को भी नुकसान है। केवल ये जो है ना, इस भ्रामकता के साथ में कि अगर उसने गलत एफआईआर या गलत शिकायत कर दी गई है या शिकायत कर दी है, तो न मालूम कितना 15 दिन का समय है, 1 महीने के अंदर डिसीजन हो जाना है, और उसके बाद में जो चीज है वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगी। और सही मायने में जितना लीनियंट ये जो एक्ट है वो आपस में समझौता कराने की पोजीशन में है, ताकि एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई ना हो। और इस एक्ट के कारण से अगर वो दोनों पक्षों में कई मतभेद पैदा हो रहे हैं तो उसको डिसॉल्व भी किया जाए। अगर कोई चीज बहुत सख्त होगी तो वो चुभेगी, नुकसान करेगी। तो इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि ये एक्ट जो है वो बिल्कुल जो है सर्व समाज के लिए बेहतर है। इसमें बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर गंभीर, बिल्कुल सरकार ने गंभीरता के साथ में इसको लिया है, इसके परिणाम अच्छे आएंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा, एक चीज और, नहीं, आपने आपने ये जो बात कही, मेरा इसमें प्रश्न आपसे ये है, आप अपनी ही पार्टी में अपने नेताओं को समझाने में विफल क्यों हैं? आप उन्हें क्यों नहीं कह देते कि इस विषय पर अनावश्यक बयानबाजी से बचिए, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है? तो फिर ये सारे प्रयास में आप लोग कैसे चूक रहे हैं? पार्टी विद द डिफरेंस, मतलब सबसे डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी में इस तरह की जो स्वर उठ रहे हैं, उन्हें शांत करने में समस्या कहाँ आ रही है पार्टी को? देखिए, नौजवान बच्चे अगर मेरे पास भी आएंगे तो मैं भी उनको एक ही बात कहने वाला हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि किसी भी सूरत में उनको किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई नहीं, जो नियम है बिल्कुल सही बना है, समझाना है। अभी जिस तरीके से कुछ विषय आ रहे हैं कि अगर मान लो कोई शिकायत गलत हो गई तो क्या होगा, केवल एक ही भ्रम है। तो उसको ठीक है, समझाएंगे। हम बच्चों के साथ में हैं, जिनको लाभ मिल रहा है उनके साथ भी हैं, और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, हम उनके भी साथ हैं। और दोनों को हम साथ लेकर के काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। किसी के साथ में भी कोई मतभेद ना हो, और एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ में रहे। अगर सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भविष्य हमारे साथ में गलत होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। और जिनके साथ में कहीं गलत कुछ लोग करते हैं और वो जो पीड़ित रहे हैं, मतलब पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, सामान्य वर्ग का भी पीड़ित शिकायत कर दी तो वो भी पीड़ित हो सकता है, तो उसको भी संरक्षण देना। और जाहिर सी बात है, हम लोगों की जिम्मेवारी दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलने की है। तो अभी समय के साथ सब चीजें होंगी। क्या एक अगर कोई चीज बन जाती है तो उसको सुधार नहीं किया जाता? अगर ऐसा आवश्यकता रहेगी तो सुधार भी किया जाएगा। किसी के साथ में अंजस्य थोड़ी करना। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं कुलदीप जी के पास चलता हूँ। कुलदीप जी, जैसा आपने कहा कि सीए के समय में किस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की गई, अनावश्यक डर दिखाया गया,
अगर अभी ऐसा हो रहा है तो उसे दूर करने के प्रयास क्या होने चाहिए? इसमें राजनीतिक दल ज्यादातर चुप्पी साधे बैठे हैं, तो ये जो आवाजें आ रही हैं, ये भ्रम दूर करने के लिए, ये जो जन जागरण अभियान जैसी चीजें चलती हैं, क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत है अगर ये स्पष्ट भ्रम की स्थिति है? और जो शंकाएं हैं वो दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? वरुण जी, ना सिर्फ आज इस मुद्दे पे बल्कि समाज के समरसता के लिए सभी मुद्दों पे एक सतत जागरण कार्यक्रम की आवश्यकता है। कुछ संगठन चला भी रहे हैं, जैसे सामाजिक समरसता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक प्रकल्प हमें बहुत पहले से चल रहा है, और भी अनेक संगठन, आर्य समाज का भी विगत में। तो इसलिए इनकी आवश्यकता निरंतर जारी। ये जो मैं एक इसमें थोड़ा मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, क्योंकि आपके पैनलिस्ट के रूप में जो धर्माचार्य के रूप में कुछ लंबा लंबा नाम लिख के उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल शुरू में किया था, तो उस पर मेरी अगर आपत्ति दर्ज ना कराऊं तो मेरे नहीं लिए नहीं, मैंने अन्याय, तो मेरे कही था साथ कि कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। तवज्जो दूं तो उसी चीज का शिकार हो जाएंगे जो सब हो रहे हैं। हमें मैं नहीं होऊंगा। उनको उनकी बुद्धि मुबारक, उन्होंने जो भी मेरे लिए शब्दों का प्रयोग किया, उनके अपने विचार हैं, वो उनके साथ जिए। मेरा कहना ये है कि ये समाज में अपने स्थान बनाने के लिए संघर्ष तो निरंतर काफी समय से चल रहा है, और जब भी जहां परिवर्तन का कुछ दौर आता है, आप अपने आप को बताइए। डिस्करेज किया हाँ, गया एक है। और डिस्क्लेमर भी कह आप दूं ये कि कारण मैं व्यवस्था किसी खराब नहीं हुई नहीं, एक है। एक कर, आरक्षण का लाभार्थी नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार के किसी आरक्षण का लाभार्थी नहीं हूँ, और मैं जो मेरे विचार रख रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं किसी आरक्षित वर्ग के पक्ष में या अनारक्षित के विपक्ष में, मेरा ऐसा भी नहीं, मेरा वो भी एक ओरिएंटेशन नहीं संवैधानिक है। व्यवस्था है भाई। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस नैरेटिव को देखिए, देश में ये निरंतर 2014 से हो रहा है। पहले मॉब लिंचिंग पे हुआ, अवार्ड वापसी, गैंग आई, माने जब डेमोक्रेटिक पैटर्न से वहां से कोई जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो इस तरह के आंदोलन और हर चीज को आग लगाने की कोशिश की जाती। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आपने अंतर्विरोध का सवाल उठाया है, तो एक नागरिक के नाते मेरा भी ये स्पष्ट मत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी आंतरिक संरचना बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है, और जो नए वर्गों का उसमें प्रवेश हो रहा है और वो प्रभुत्व भी प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्थापित लोग हैं, उनको जब अपना स्थान जाता है तो कुछ ना कुछ उस पर दिक्कत होती रही है। उसके अंतर विरोध का सामना पार्टी को करना भी पड़ रहा है, करना भी चाहिए, सभी पार्टियों को करना पड़ता है। इनमें चूंकि जाहिर हो गया सामने, बाकी तो सभी जगह सभी के ऐसे ही हाल है, क्योंकि आदमी का स्वभाव हमारे जो भेदभाव का है और अपने को उच्च समझने का है। आप छोड़िए जातियों का, जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें भी परस्पर एक दूसरे से कि ये नीचा, ये हम इससे ऊंचे हैं। तो इस तरह की चीजें, ये जो मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ के बाकी सबके मुद्दों को ऐसा समझ लेता है कि बस, अब भगवान जब सरस्वती जी अकल बांट रही थी तो मेरे बात कहीं गई नहीं, मेरे बाहर ही गाड़ी पार्क कर दी थी उन्होंने, मोर उनका वहीं बैठा है। ऐसा नहीं है। सभी लोगों के पास अपना अपना सोच होता है और उसके अनुसार वो अपने विचार रखते हैं। अब वो आगे जो समाज का ये जो ढांचा गड़बड़ाने की कोशिश की जा रही है, सफल होने से रोका जा सकता है हमारा जो सामाजिक नेतृत्व है। देखिए, धार्मिक नेतृत्व तो अब धार्मिक नेतृत्व जैसे, तो अब अगर ये बाबाओं को अगर आप धर्म का प्रतिनिधि माने तो वो तो खैर कथावाचकों को तो नहीं मान सकते, पर उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। और आदमी को भी ज्यादा धर्म के गहरे तत्वों में जाने की बजाय छोटे छोटे में डुबकी लगा के एक लुटिया के स्नान से ठीक, हाँ कथा सुनिया भक्ति हो गई, धर्म के मूल तत्वों तक जाने की आवश्यकता नहीं। तो उनका महत्व भी है, वो बड़ी प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। और मेरी किसी के प्रति ना तो श्रद्धा ना अश्रद्धा, मैं एक निष्पक्ष बात कह रहा हूँ कि हमारा सामाजिक नेतृत्व का अभाव है। सामाजिक नेतृत्व जब तक नहीं उभरेगा, क्योंकि अभी सामाजिक संस्थाएं सिर्फ राजनीति के काम करने में लगी है। जिन समाजों में उनके सामाजिक संगठनों ने सुधार के लिए काम किए, वहां बहुत परिवर्तन आए हैं और वो प्रगति दिखाई देती है। तो सामाजिक संगठनों को आगे आके ये भेदभाव की चीज खत्म करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और
अलग है, भिन्न है, सब भिन्न है, लेकिन कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप हम यहाँ 5 आदमी बैठे हैं, पांचों के गुण भिन्न है, पांचों की योग्यताएं भिन्न है, पांचों का चेहरा मोहरा भिन्न है, भिन्नताएं हैं, भिन्नता को स्वीकार करें। लेकिन कोई ऊंचा है, आपका चित्र मुझे इस स्क्रीन पे बड़ा दिखाई दे रहा है वरुण जी, तो आप ऊंचे हो गए और मैं छोटा हो गया। ये ऐसी समझ विकृत नहीं समझ होती नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं और है कि आप यदि छोटे हो गए। इस तरह की समझ तो खैर नहीं रखनी चाहिए। मैं तो खैर ये फिर विषयांतर हो जाएगा अगर उधर जाएंगे। तो डॉक्टर विक्रमादित्य, उनसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये खाई बढ़ रही है? तो बढ़ रही है तो समाधान क्या है? क्या समाधान धर्म की दृष्टि से देखना जरूरी हो गया है? समानता, समानता की बात करें ना। समानता जब तक नहीं लाएंगे तब तक होगा नहीं। समानता लाने के लिए दिखाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी। अब असमानता करके फिर शिक्षा देने का प्रयास करोगे तो चलेगा ही नहीं ना व्यवस्था। मुझे बताइए, सबको अधिकार, जब ये ड्राफ्ट आया, मैं कह रहा हूँ सरकार कम से कम बीजेपी की उम्मीद थी कि जो भी कार्य करे सोच समझ के करे। 25 के अंदर ड्राफ्ट आता है, उसके अंदर प्रोविजन होता है कि सबको बराबर किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति बीच में आएगा गलत तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो प्रोविजन था। और जब वो एक्ट बाद में बनकर आता है 2000 अभी 26-13 जनवरी के अंदर वो प्रोविजन आता है, तो उसके अंदर नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं हमने पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आती पढ़ा कहां पर है भाई। ये एक्ट मेरे सामने है, पूरा पूरा एक्ट, ये पूरा एक्ट मेरे सामने है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है ये बातें, उसके क्लॉज के अंदर नहीं है। कानून को पहले पढ़ने के लिए केवल हम कहें कि हम मास्टर जी हम पढ़ लेंगे, अरे उसको क्लॉज तो पढ़ो। उसको कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट में कहां स्टैंड करेगा? उस कमेटी के अंदर, अभी भाई साहब बोल रहे थे कमेटी के अंदर, अरे कमेटी के अंदर पॉइंट 7 कहता है, पॉइंट 7 कहता है द कमेटी must have a representation of other backward classes, person with disability, scheduled caste, scheduled tribe and women. There is EWS, there is समान वर्ग। पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए मास्टर जी। मास्टर जी पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप हो सकते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार के आक्षेप करने का बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ बैठे हुए अस्ते जी बोल रहे हैं कि सबको बराबर। अरे भैया कहाँ बराबर है? इक्वालिटी लाने की बात तो करो। इक्वालिटी जब तक लाओगे नहीं तब तक चलेगा नहीं स्थिति। उसके बाद आगे क्लॉज पढ़ो, क्लॉज के अंदर जब एक्शन लिया जाएगा तो उस एक्शन के अंदर कहीं ईडब्ल्यूएस का नाम आया है, सामान्य वर्ग का नाम आया है? कहीं सामान्य वर्ग का नाम नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। अगर सामान्य वर्ग कहीं पागल नहीं है पूरी तरह से, आज उठा के कथावाचक और साधु समाज, अरे आवाज उठाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साधु समाज के अंदर आधे वर्ग जो है वो विभिन्न ओबीसी वर्ग के भी आते हैं, हर वर्ग के आते हैं। धर्म कहीं किसी को विक्षेप नहीं करता, लेकिन जो शिक्षाविदों ने शिक्षा दी उस धर्म को गलत डाइल्यूट करके देने का प्रयास। गलत को गलत कहना सीखो। जब तक गलत को गलत नहीं कहोगे, वहां पर अपना पराया देख के काम करोगे। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपने नाम के आगे अपनी जाति तक नहीं लगा पड़ा, बाकी सब लोग अपनी जाति आगे बैठे हुए हैं। तो कौन इस वक्त ये वहां व्यवस्था कर रहा है समानता की लाने की? सरकार को चाहिए सर नेम हटाए, व्यवस्था बनाए ऐसे कानून की। जाति में बांट बांट के इस देश को किस प्रकार से स्थिति करने की बात कर रहे हैं अंग्रेजों से पहले। मैं कह रहा हूँ रामायण महाभारत उठाई देखी जाए, रामायण महाभारत के अंदर जितने जितने पार्ट है, जो जितने भी जो कैरेक्टर्स है, उनमें कहीं किसी के आगे सिंह, किसी के आगे पंडित, किसी के आगे कहीं लगा है क्या? हमारे भारत में कभी भी जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, सब समान थे भाई, सब समान थे। लेकिन आज तथाकथित कुछ लोगों ने भारतीय सनातन पद्धति का गलत इंटरप्रिटेशन किया और उसको लोगों के मन में जहर घोल दिया। और उस जहर घोलने के बाद मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप सब समझे। महाभारत के अंदर एक कर्ण नाम का व्यक्ति था, कर्ण। तो पूरी कथा के अंदर उसको सूतपुत्र कहा गया है, और सूतपुत्र होते हुए भी वो राज्यसभा में बैठा। उसको कोई किसी से नहीं जानता था कौन असली क्षत्रिय है, कोई और। उसको स्थान दिया गया, उसके नीचे युद्ध लड़ा गया। कहां भारतीय संस्कृति में? आप धर्म को पढ़ो, धर्म के अंदर कहीं विच्छेद नहीं किया गया। ये तो इस देश पे आने वाले आक्रांताओं ने हमारे मानसिकता में हमारे भारत को खंड खंड करने के लिए किया है। और अगर ये बाबा पंडित जी समझा रहे हैं तो ये धार्मिक हो गया, क्योंकि धर्म का विरोध करना है हमको। आज नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ विक्रमादित्य जी, क्या सबका साथ सबका विकास की भावना के विपरीत है ये नियमावली? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मुझे बताइए, ये बेसिकली बीजेपी का जैसे वक्फ बोर्ड का एक्ट था, वैसे ही ये जाति के ऊपर वक्फ बोर्ड एक्ट है, जिसके अंदर इफ आई थिंक दिस थिंग दैट हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड देन द लॉ विल बी यूज्ड। मुझे बताइए, अगर उसमें लिखा हुआ था कि अगर वक्फ का आदमी सोचता है कि जमीन उसकी है तो वो कोर्स कर सकता है,
और यहाँ पे यही प्रोविजन दिया गया है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई जाति प्रथा, अगर एक बच्चा क्लास में जा रहा है और क्लास में उसको बैठने की जगह नहीं दी गई, तो उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ जाति प्रथा के अनुसार से कार्य किया गया है और मैं आपके खिलाफ केस कर देता हूँ। क्या करेगा बेचारा सामान्य वर्ग का व्यक्ति? अरे आप बराबर की बात करो ना, हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन इस देश के अंदर मास्टरों ने स्थिति खराब करी है। मैं कह रहा हूँ मास्टरों को, शिक्षकों को ठीक होना चाहिए, जैसा शिक्षक होता है वैसे ही समाज बनता है। शिक्षक नहीं, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है, कैसी बात कर रहे हैं हम? बता रहा हूं ना, शिक्षकों ने ऐसी स्थिति बचाई, सारी राजनीति शिक्षकों ने शुरू करी। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा राजनेता निकले शिक्षक वर्ग से निकले। शिक्षकों को बहुत बैलेंस होके चाहिए। सारी रेसिज्म, आप साउथ में चले जाइए साहब, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, उसको जितने मार्क्स देने हैं, वो स्थिति सबसे ज्यादा असमानता जो है वो शिक्षकों ने रखी। मैं भी पढ़ के आया हूँ साहब, मैं भी पढ़ के आया हूँ, करीब 25 साल की एजुकेशन मैंने ली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पढ़ के नहीं आए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। चलिए मैं जरा आगे से जल्दी से और सवाल लेता हूँ। शांत प्रकाश जी, मूल बात अब ये आ गई है कि बीजेपी का कोर वोटर या बीजेपी के प्रति हमेशा जो लॉयल रहा वोटर या वो वर्ग जो आशंकित हो गया है और आशंकित होने के साथ वो नाराज हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक फैसला आपके लिए ये मुश्किल की घड़ी बन गया है, ये गले की हड्डी बन गया है, ऐसी स्थिति है क्या? आप समझाते रह जाएंगे राजनीति हो रही है और ये नाराजगी घर कर गई तो फिर करेंगे क्या? देखिए वरुण जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, जो भेदभाव की जो परंपरा है, जिसको कहा जाता है कि मंदिरों में भेदभाव होता है जाति आधार पर, है वो कहीं ना कहीं अगर होता था तो वो आज के समय में नहीं है। और इस चीज को विक्रमादित्य जी ने अपने कुछ मंदिरों का जिक्र करके स्पष्ट भी किया, और बहुत ज्यादा है भी नहीं। मगर वर्तमान में जो स्थिति है, वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर मतभेद तो है, वहां भेदभाव तो है। और भेदभाव किस कारण से है? क्योंकि वहां पर दाखिला लेने वाले बच्चे आरक्षण लेकर के आते हैं, और जो आरक्षण लेकर के नहीं आते वो लोग उनके साथ में थोड़ा सा व्यवहार दूसरे तरीके का रखते हैं। वहां से इस प्रकार की चीजें निकल करके आती है। मैं खुद अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ, तो मैं आमतौर पर इस प्रकार की चीजों को सुनता हूँ और ठीक है, नजरअंदाज करने की बात भी कहता हूँ, मगर है। और इसी कारण से सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में इस एक्ट को लागू करने के लिए इतना रिस्क लिया है। वरुण जी, आपने अपनी बात में मेरे से तीनों मर्तबा एक ही बात कही कि भाजपा को वोट का नुकसान। भाजपा ने अगर वोट का नुकसान ही देखना होता तो नोटबंदी नहीं करती, जीएसटी लागू नहीं करती, धारा 370 नहीं मुझे एक पॉलिटिकल सवाल भी करना ही था ना भाई। आज यहाँ पर जो इस वक्त में जो पोजीशन है, शिक्षा जो संस्थान है, उसमें ये मतभेद के कुछ घटनाएं हैं, उसको भी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़ा एक्शन लिया है, वो सुधार के लिए लिया है। अपनी मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये सवाल भेदभाव के अलावा ये भी है कि जो कैंपस है उसके भीतर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा प्रश्न उठ गया है डर का, उसको दूर करने के यूजीसी सरकार क्या कुछ करेगी ये देखना होगा, क्योंकि इस समय सड़क पर नाराजगी आंदोलन के रूप में दिखाई दे रही है। उसे सरकार कैसे दूर कर पाती है, इसका सभी को इंतजार है। आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।